सोचो क्या होगा अगर एक दिन अचानक तुम्हें एक पार्सल मिले और उसके अंदर हो 1 करोड़ कैश। सुनने में तो किसी सपने जैसा लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा डरावनी है। क्योंकि इस पैसों को जीतने के लिए तुम्हें झूठ बोलना होगा, लोगों को धोखा देना होगा और ऐसी चालें चलनी होंगी जिनका अंदाज़ा सामने वाला कभी ना लगा पाए। ये है नाओ कानज़ाकी, एक सीधी, भोली और ईमानदार लड़की जो हर इंसान में अच्छाई ढूंढती है। उसे हमेशा सिखाया गया था कि सच बोलना ही सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अब वो फंस चुकी है ऐसे खेल में जहां सच बोलना सबसे बड़ी कमजोरी है। मगर इस खेल में उसका साथ देता है एक ऐसा दिमाग जो हर चाल को पीछे 3 चालों से सोच चुका होता है। शिनिची उसके लिए सिर्फ गेम नहीं बल्कि इंसानी लालच और दिमाग की असली परीक्षा है, और उसका सामना ऐसे खिलाड़ियों से है जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। एक टेबल, कुछ खिलाड़ी और एक रहस्यमय डीलर। हर राउंड में एक नया धोखा, हर जीत के पीछे किसी की बर्बादी, और हर हार का मतलब सिर्फ पैसा खोना नहीं बल्कि जिंदगी भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। कानज़ाकी नाओ, उम्र सिर्फ 18 साल। दुनिया जितनी तेज भागती है, ये लड़की उतनी ही पुरानी सोच की है। जब उसे रास्ते में 100 येन का सिक्का मिलता है तो बाकी कोई जेब में डाल देता, पर नाओ सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है उसे लौटाने के लिए। कांस्टेबल पूछता है, कितनी उम्र है बेटा? नाओ बताती है 18 साल और मुस्कुराकर वहां से वापस निकल जाती है। पीछे खड़े दूसरे ऑफिसर की आवाज गूंजती है, आज के इस लालची जमाने में ऐसी ईमानदार लड़की मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं। घर लौटते हुए नाओ खुद से कहती है, हाँ मैं ईमानदार हूँ, पापा यही चाहते थे। उसे नहीं पता था कि ये एक छोटा सा सच उसके पूरे जीवन को अब एक खूनी खेल के भंवर में डालने वाला था। घर के दरवाजे पर एक पार्सल आता है, एलजीटी ऑफिस की मोहर के साथ। नाओ को याद नहीं आता कि उसने ऐसा कुछ ऑर्डर भी किया था। क्यूरियोसिटी में जब वो डब्बा खोलती है तो उसके अंदर एक कार्ड मिलता है जो कि लायर गेम की तरफ से था, और जैसे ही अगला बॉक्स खोलती है तो नाओ के होश उड़ जाते हैं। उसमें 10 करोड़ येन पड़े थे, वो भी नगद। बंधे हुए नोट्स के स्टैक्स इतने कि नाओ ने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम नहीं देखी थी। तभी डब्बे से एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजती है, उससे बताती है कि वो अब एक खेल का हिस्सा बन चुकी है और इस खेल से पीछे हटना का कोई रास्ता नहीं है। और इसी के साथ पहला राउंड शुरू होता है, तो मनी गेम। नियम साफ हैं, हर खिलाड़ी के पास 10 मिलियन येन है। 30 दिन के अंदर किसी भी तरह चालाकी से, धोखे से या विश्वास तोड़कर अपने ओपोनेंट के पैसे अपने पास लेकर आओ। जिसके पास अंत में सबसे ज्यादा पैसा होगा वो जीतेगा, और जो हारेगा उसे वो रकम किसी भी कीमत पर चुकानी होगी। नाव के हाथ कांपने लगते हैं। ये खेल नहीं, ये एक जाल है। नाव को कुछ समझ नहीं आता तो नाव सीधा अपने पिता के पास जाती है जिन्हें कैंसर है और जो शायद अगला नया साल भी नहीं देख पाएंगे। लेकिन उनकी आंखों में बेटी का दर्द पड़ते ही वो पूछते हैं, क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? नाव झूठ बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती उनके आखिरी दिनों में एक और बोझ हो। फिर वो एक वकील के पास जाती है, पूरी कहानी सुनाती है, पर वकील सीधा मना कर देता है मदद करने से। अगर तुम पुलिस के पास गई और पैसा लौटा दिया, एलजीटी ऑफिस वाले आकर अपना पैसा ले जाएंगे, तुम्हारे हाथ कुछ नहीं आएगा, मतलब तुम हार चुकी हो। जाते जाते वो एक बात छोड़ जाता है जो नाव का दिमाग में घर बना लेती है, अगर ठग से बचना है तो उससे भी बड़े ठग से बात करो। उस रात नाव सो नहीं पाती और सुबह एक नया कार्ड आता है, उसके ओपोनेंट का नाम और तस्वीर। दिल एक पल के लिए रुक जाता है। फुजिसावा सर, उसका अपना स्कूल टीचर। नाओ भागी भागी अपने गुरु के पास जाती है। फुजिसावा सर शांत समझदार आवाज में कहते हैं, ये लोग हम दोनों से पैसे चुरा सकते हैं, हम एक दूसरे पर शक करते रह जाएंगे और ये सारा पैसा ले जाएंगे। बेहतर होगा कि तुम अपना पैसा मुझे दे दो, मैं संभाल कर रख लूंगा। नाओ अपनी फितरत के मुताबिक बिना सोचे विश्वास कर लेती है और सारा पैसा अपने टीचर को सौंप देती है। अगली सुबह एक प्रोग्रेस कार्ड आता है, तुम पीछे चल रही हो। घबराकर वो फुजिसावा सर को फोन करती है। वो उसे समझाते हैं कि ये खुद खेल की चाल है। नाओ शर्मिंदा होकर उनसे माफी मांगने उनके घर पहुंचती है और वहीं दरवाजे के पीछे से सुनती है फुजिसावा सर किसी से फोन पर हंसकर कह रहे हैं, मेरी स्टूडेंट बहुत भोली है, मुझे जल्दी ही 10 मिलियन मिलने वाले हैं। और ये सुनते ही नाव के जमीन पैर से नीचे से खिसक जाती है। घर जाकर नाव फूट फूट कर रोने लगती है। फिर अचानक याद आता है वकील की वो बात, सबसे बड़े ठग से बात करो। फिर वो रात पे रिसर्च करते करते एक नाम सामने आता है, शिनिची अकियामा। अभी अभी जेल से रिहा होने वाला है, एक धोखेबाज
रिहाई के दिन खुद को बचाने के लिए मीडिया को बेवकूफ बनाकर किसी और के पीछे भेज देता है और फिर आती हुई नाव से टकरा जाता है। नाव उसे पहचान जाती है और उसे कहती है, मेरे 10 बिलियन किसी ने चुरा लिए। अकियामा तीखी आवाज में बोलता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं अभी अभी जेल से आया हूँ और तुम मुझे कह रही हो कि मैं एक फिर से चोरी करूँ? वाह। और वहां से चला जाता है। नाव पीछा करती है। अकियामा कहता है, ठीक है, यहीं रुको, मैं आता हूँ, और घंटों गायब हो जाता है। दिन से शाम और शाम से रात हो जाती है और कुछ गुंडे नाव को तंग करने लगते हैं कि तभी अकियामा वापस आता है, उन्हें भगाता है और नाव को खाना खिलाता है। उसकी आंखों में वो समझ चुका होता है ये लड़की बेवकूफ नहीं, सिर्फ बहुत ज्यादा साफ दिल की है। और पूरी कहानी सुनने के बाद पहली बार वो पूछता है, तुम क्या चाहती हो? तो नाव कहती है, मैं इस खेल से बाहर निकलना चाहती हूँ। तो अगले दिन दोनों फुजिसावा सर के पास पहुँचते हैं। नाव सीधा अपना पैसा मांगती है। सर झूठ बोलने की कोशिश करते हैं। तभी नाव उन्हें बता देती है कि उसने उनकी पूरी बातचीत सुन ली थी और सर का मुखौटा उतर जाता है। नाव कहती है, प्लीज मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए, मेरे पिताजी को कैंसर है, प्लीज मेरे पैसे लौटा दीजिए। फुजिसावा सर अपनी असली सूरत दिखाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा पापा जिए या मरे। और जब शिनिची और नाव लौट रहे होते हैं तो नाव कहती है, मैं अब कहाँ से इतने सारे पैसे लाऊंगी? तो शिनिची कहता है, अभी तक तुम हारी नहीं हो, और पूछता है कि कितना और टाइम है अभी गेम खत्म होने में। तो नाव बताती है, अभी 23 दिन है, यानी गेम 14 जून को खत्म होगा। तो शिनिची कहता है, इसका मतलब अभी भी हमारे पास मौका है। और उस बुढ़े ने अपनी पोल वैसे ही खोल दी है कि वो सारे पैसे बैंक में है, और क्योंकि 14 का संडे है तो उसे ये पैसे निकाले वहाँ पर जाना पड़ेगा। मेरे पास एक प्लान है जिससे हम अपने पैसे उससे ले सकते हैं। तो नाव खुश हो जाती है। तभी शिनिची कहता है कि मैं तुम्हारे जीते हुए पैसे में से आधे पैसे लूंगा, यानी 5 मिलियन। और अगले दिन नाव अपने सर को चैलेंज करती है कि मैं अपने पैसे वापस लेकर रहूंगी, और वहां से भाग जाती है। और हमें पता चलता है कि ये सारी की सारी चाल शिनिची की है, क्योंकि वो चाहता है कि सर सोचने पर मजबूर हो जाए कि नाव ऐसा क्या करेगी। और फिर शिनिची सर को धमकाता है कि मेरे पास एक धांसू प्लान है, मैं तुमसे पैसे चुरा कर रहूंगा। और शिनिची उसके सामने वाला फ्लैट रेंट पर ले लेता है। ऐसे ही एक हफ्ते बीत जाते हैं। उसके सर पिछले दिनों से बाहर ही नहीं निकलते। तो शिनिची कहता है, मुझे लगा ही था। तभी नाव पूछती है कि हम इतने दिनों से सर की निगरानी क्यों कर रहे हैं? तो शिनिची बताता है, एक ठगों की चाल होती है, जैसे कि तुमने उन्हें चैलेंज किया और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि हमारे पास एक बेहतर प्लान है, जबकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे वो मेंटली वीक हो गए और हम उनकी निगरानी कर रहे हैं। अब उनका हाल देखो। तो देखा कितना घबरा गया है, और हम उस पर इतना दबाव डालेंगे कि उसका दिमाग खराब हो जाएगा। तो नाव कहती है, पर तो उससे हमें पैसे कैसे मिलेंगे? तो शिनिची कहता है, पैसे बैंक में नहीं बल्कि उसके घर में है। जिसे सुनकर नाव हैरान हो जाती है और शिनिची उसे समझाता है कि वो बोड़ाऊ अभी तक घर पर है, क्योंकि वो उन पैसों पर नजर रखे हुए है, इसलिए वो घर से कहीं जा ही नहीं रहा है थोड़ी सी भी देर के लिए। और ऐसे ही दिन बीतते हैं और 10 दिन बचे हुए हैं। और एक दिन शिनिची एक चाल चलता है और वैन से धुआं छोड़ देता है। तभी सर हड़बड़ा जाता है कि धुआं आ कहाँ से रहा है। वो उस कमरे को छोड़कर नहीं जाता और अपने दोस्त को फोन मिलाकर कहता है, जल्दी मेरे पास आ जा, कहीं से धुआं आ रहा है। तो उसका दोस्त कहता है, तुम फायर ट्रक मंगवा लो ना। तो भी शिनिची कहता है, सही कहा, तुम्हारा दोस्त सही कह रहा है, तुम्हें ट्रक मंगवा लेना चाहिए। तुमने जरा सा भी नहीं देखा कि धुआं आ कहाँ से रहा है, जिसका मतलब है कि तुम्हें मरना पसंद है पर ये कमरा छोड़ना नहीं, पैसे इसी कमरे में है। और तभी सर अपनी हंसी हंसने लगता है और दिखाता है कि देख लो, सारे पैसे यही हैं और तुम उसे यहाँ से हिला भी नहीं सकते। और शिनिची डरावनी हंसी हंसता है और कहता है, मैं यहाँ से बहुत आसानी से सारे के सारे पैसे ले जाऊंगा। और ये सुनकर सर के होश उड़ जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। और फिर उसके बाद नाव पूछती है कि हमारे पास क्या प्लान है। तो शिनिची समझाता है कि ये तो बिल्कुल कॉग्निटिव डिसोनेंस का केस है, मतलब कि जब इंसान की सोच दुनिया से मेल नहीं खाती तब वो इंसान बेचैन हो जाता है, और इस बेचैनी से बचने के लिए खुद को वैसा ही बना लेता है। मैंने उसको ऐसा ही दिखाया कि उसको लगा तिजोरी देख के हम डर जाएंगे, पर मैं उसके सामने बिल्कुल डटा रहा, जिससे वो अब खुद मजबूर हो जाएगा कि मेरी अगली चाल क्या होगी। और इसका असर रात में हमें देखने को मिलता है। फुजियामा वहां से एक टक भी नहीं हिलता और सोच रहा था कि कैसे इसको खोलेंगे, और उसकी ये सोचकर हालत खराब हो रही थी और अपने ही मन में कुछ भी सोचने लगता है। रात में फुजिसावा सर लायर गेम का कार्ड देखता है
जिसमें लिखा था कि 14 जून को 5 बजे कलेक्टर आएगा। और वो खुश हो जाता है कि सिर्फ अब 90 घंटे ही बाकी हैं और वो 10 मिलियन जीत जाएगा। और ऐसे ही 3 दिन रह जाते हैं और फिर 5 घंटे और फिर 55 मिनट। नाव डर जाती है और वो चिल्लाने लगती है और रोने लगती है, प्लीज मेरे पैसे वापस लौटा दीजिए। पर पुलिस अफसर उसे धक्का मार देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। ऐसे ही टाइम बीतता है और आखिरी सेकंड्स में 3, 2, 1 में वो गेम खत्म हो जाता है और पुलिस अफसर खुशी के मारे चिल्लाने लगता है कि मैं जीत गया। तभी एंट्री होती है लायर गेम के कलेक्टर की, जो कि पैसे वापस लेने आया था। और फुजियामा जल्दी से अपनी तिजोरी का लॉक खोलकर सारे पैसे कलेक्टर को दे देता है और उनसे पूछता है, क्या मुझे सच में 10 मिलियन मिलेंगे? तो कलेक्टर कहता है, पहले मुझे सीरियल नंबर चेक करने दो। पुलिस अफसर सोचने लगता है कि मैं अपने पैसे कैसे खर्च करूंगा और लड़कियों के ख्वाब देखने लगता है। देख रहे हो बुड्ढे की ठरक कि तभी बेल बजती है और बाहर खड़े होते हैं गेम के असली कलेक्टर्स। तो फुजियामा बताता है, आपका साथी पहले से ही अंदर है। तो कलेक्टर्स बताते हैं, असली में कलेक्टर तो हम हैं, तो अंदर कौन है? तो जैसे ही वो सभी अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो कलेक्टर और कोई नहीं बल्कि शिनिची था और सारे पैसे वो नाव को थमा देता है और असल में पुलिस अफसर इस गेम को हार चुका होता है। तभी फुजियामा कलेक्टर से कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुमने मुझे 5 बजे का टाइम दिया था। तभी कलेक्टर बताते हैं, हम सभी टाइम पर आए हैं। तभी शिनिची दिखाता है कि ये असली कार्ड पिछले हफ्ते से ही तुम्हारे मेल बॉक्स में पड़ा था, बट तू इतना डर गया था कि तू अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकला और यही मुझे मौका मिल गया कार्ड बदलने का। और फिर गिनती शुरू होती है और गिनती खत्म होने के बाद फाइनली नाव को 10 मिलियन मिल जाते हैं, जिसमें से वो आधे पैसे शिनिची को दे देती है। और जब वो लौट रहे होते हैं तो नाव पूछती है कि तुमने मुझे भी नहीं बताया। तो शिनिची बताता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो उसे यकीन कैसे होता कि वो असल में जीत चुका है। नाव कहती है, फुजियामा सर का अब क्या होगा? शिनिची कहता है, अब उनकी हालत बहुत खराब होने वाली है। और ये सुनकर नाव बिना कुछ कहे फुजिसावा के पास जाती है और पैसे देती है, पर सर को कुछ समझ नहीं आता। तभी नाव कहती है, सर मुझे पता है आपके साथ विश्वासघात हुआ है, पर आप इन पैसों को रख लीजिए और याद रखिए कि ईमानदारी आज भी जिंदा है। और वो अपने घुटनों पर बैठकर रोने लगते हैं। नाव जब लौटती है तो शिनिची उसे सारे पैसे थमा देता है और वो सोच में पड़ जाती है कि इसने कोई गलत काम करा भी होगा या नहीं, और वो उसे और भी जानना चाहती है। और जब वो शुक्रिया करने के लिए घर से जब पैसे लेने के लिए जाती है कि तभी वो हैरान रह गई। तभी शिनिची उस कार्ड को पढ़ता है जिसमें लिखा था कि पहले राउंड की बधाई हो, अब वो सेकंड राउंड में आ गई है और अगर तुम गेम से बाहर जाना चाहती हो तो तुम्हें 5 मिलियन लौटाने होंगे, और वो अगर दी गई जगह पर नहीं आती है तो उसे पूरा अमाउंट यानी 10 मिलियन लौटाने होंगे। शिनिची उसे इस पर ध्यान न देने का बोलता है और अपना नंबर देकर वहां से चला जाता है। नाव इतनी बेचैन थी कि वो शिनिची को कॉल करती है और फोन काट देती है कि तभी एंट्री होती है उसी लॉयर की। तो दोनों बैठकर डिस्कस करते हैं। तो अभी नाव बताती है कि उसने एक ठग से मदद ली थी और उसने कहा है उसे इस चीज पर कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर लॉयर समझा कर चला जाता है कि तुम्हें उनको उसी जगह पर जाकर धमकी देनी चाहिए कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बता दूंगी। और फाइनली नाव इस पर मान जाती है और जब शिनिची वापस कॉल करता है तो वो उसे अब मैं ठीक हूँ कहकर कॉल काट देती है। और जब वो वेन्यू पर पहुंचती है तो गार्ड को धमकाती है कि मुझे इससे दूर रखो वरना मैं लॉयर से शिकायत करूंगी। पर वो गार्ड कोई और नहीं बल्कि वो लॉयर ही था जिसने उसे फंसाकर उस जगह पर बुला लिया है जहां पर गेम का सेकंड राउंड हो रहा है। अब उसे मजबूरी में अंदर जाना पड़ता है और जब जैसे ही नाव अंदर जाकर देखती है तो उसके जैसे ही काफी सारे लोग पहले राउंड को जीतकर वहां खड़े थे। और जब इस गेम का डीलर इस गेम को शुरू कर रहा होता है तभी हमारा शिनिची वहां आ जाता है। नाव कहती है, तुम यहाँ कैसे? तो शिनिची कहता है, मैं तुम्हें इस गेम से बाहर निकालने आया हूँ और मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर रहूंगा। तभी डीलर गेम के रूल्स बताता है जहाँ 22 प्लेयर्स हैं और यहाँ हर राउंड में प्लेयर्स एलिमिनेट होंगे। सबके पास 10-10 मिलियन है और जीतने वाले को 210 मिलियन मिलेंगे और जो हारेगा उसे 10 मिलियन छोड़ के जाना होगा। और ये सभी उनके बैच में लगे हुए डायमंड में है। एक लड़की चिल्लाकर कहती है, मैं नहीं कर सकती, मैं मुझ में इतनी ताकत नहीं है। पर इस बात का फर्क किसी पर नहीं पड़ता और इसी के साथ सेकंड गेम शुरू होता है जिसका नाम है माइनॉरिटी रूल। आपने मेजोरिटी बहुत सुना होगा जो आजकल देखने को मिलता है, पर ये उसका बिल्कुल उल्टा होगा। माइनॉरिटी वाला जीतेगा और मेजोरिटी वाला हारेगा। तभी डीलर समझाता है कि एक कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा
जिसमें आपको यस और नो जवाब देना होगा। जो भी वोट्स कम होंगे वो अगले राउंड में चले जाएंगे और मेजोरिटी वाले 10 करोड़ देकर यहाँ से चले जाएंगे। टाई में ये राउंड फिर से होगा और ऐसे ही गेम चलता रहेगा और फर्स्ट विनर को 210 करोड़ और 2 हुए तो उनको आधा आधा बांट दिया जाएगा। तभी शिनिची पूछता है इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। तभी डीलर बताता है इसे बहुत बड़े लोग फंड कर रहे हैं, तो आप सब चिंता ना करिए, अब आप सब खाना खा सकते हैं। और बस 2 ही लोग थे जो खाना खा रहे थे, शिनिची और 15 नंबर। बाकी सब इस सोच में डूबे हुए थे कि वो अगर हार गए तो 10 करोड़ कहाँ से लाएंगे। तभी नाओ शिनिची से पूछती है तुम यहाँ कैसे आए। तभी शिनिची बताता है मैं तुम्हें रोकने आया था पर थोड़ा चूक गया, और जब मैं इधर उधर घूम ही रहा था कि तभी मुझे एक लड़की रोते हुए दिखी। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे बताया वो बहुत शर्मिंदा थी पहले राउंड की चीजों से, इसलिए वो बाहर निकलने के लिए 10 करोड़ वापस देने आई थी। और पर किसी पार्टिसिपेंट ने नकली गार्ड बनकर उससे वो उसका चेक ले लिया, और जब उसे पता चला बहुत देर हो गई थी तो मैंने उसका इनविटेशन कार्ड लिया और उसकी जगह पर आ गया। तभी गेम का ट्रायल शुरू होता है जिसमें एक बॉल निकाली जाएगी, जिसका भी नंबर आएगा उसको कोई एक सवाल पूछना है जिसका जवाब हाँ या ना होना चाहिए। वो लड़की पूछती है मैं एक औरत हूँ। अब लोगों को यस या नो में आंसर देना था, जिसके लिए उन्हें 6 घंटे दिए जाते, पर हालांकि ये ट्रायल है तो अभी उन्हें सिर्फ 10 मिनट का टाइम दिया गया था। तभी नाव सोच में पड़ जाती है कि मैं क्या दूं, और देखती है यहाँ सिर्फ 4 लड़कियां हैं, तो वो अपना वोट डाल देती है। और जब रिजल्ट आया तो वो हैरान रह गई क्योंकि ज्यादातर लोगों ने यस वोट किया था, यानी यहाँ लोगों ने झूठ का सहारा लिया और खुद को माइनॉरिटी में रखने की कोशिश की। और डीलर हंसकर बताता है तो 6 घंटे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि आप लोगों को मैनिपुलेट कर सकें और उनको समझकर मेजॉरिटी में रखें और खुद माइनॉरिटी में आए, और गेम कल शुरू होगा बोलकर अपनी बात खत्म करता है और वहीं रुकने का बोलता है। नाव का कमरा किसी 5 स्टार के होटल जैसा लग रहा था। नाव बैठकर सोचने लगती है मुझे टाइम कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, और रोते हुए शिनिची के पास जाती है। और जब हॉल में जाती है तब वहाँ सभी मौजूद थे। शिनिची के पास जाकर वो रोने लगती है। शिनिची कहता है तुम्हें यहाँ लोगों को समझना होगा और उनसे बात करनी होगी, और उसी के कहे मुताबिक वो लोगों से बात करने का ट्राई करती है। कुछ लोग बात करते हैं, कुछ नहीं करते। तभी वो एक बार दादाजी से बात करती है कि वो कैसे यहाँ पर आए। वो उसे अपनी कहानी बताने लगते हैं, और फिर वो एक लड़के से बात करती है जो नाव को कहता है कि ऐसा हो सकता है ये पैसे निकलवाने के लिए कहीं हमें बेच तो नहीं देंगे। और जब नाव शिनिची को ये सब चीज बताती है और पूछती है क्या ये सच में हमें बेच देंगे, तो शिनिची गुस्से में कहता है तो मैं हारने नहीं दूंगा, मेरे पास एक फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी है। और उसे कमरे में ले जाता है और फिर बताता है कि मेरी स्ट्रेटेजी से हम 100 करोड़ तो क्या 10 करोड़ भी नहीं कमा पाएंगे, पर हम 4 करोड़ तो कमा लेंगे, पर उसके लिए हमें एक टीम बनानी होगी। उसे बताता है कि हमें 8 लोगों की टीम बनानी होगी और 22 प्लेयर्स में से हमारे 4 लोग यस को वोट देंगे और 4 लोग नो को, यानी बचे हुए 14 लोग ने भी आधे आधे वोट दिए तो राउंड ड्रॉ हो जाएगा, यानी किसी भी हालत से उनको 6 और 8 में बंटना होगा। इसका मतलब माइनॉरिटी में हमारे 4 लोग बच जाएंगे और उसके बाद बराबर हो जाएंगे, यानी माइनॉरिटी के हिसाब से 2 हमारे और 2 उनके होंगे, और ऐसे ही आगे 2 और बचेंगे। और उसके बाद माइनॉरिटी के लिए, तो माइनॉरिटी को करने के लिए 1 वर्सेस 3 होना, यानी हम जीत जाएंगे। पर इसमें अभी तक कुछ लूप होल्स हैं। हमारे बीच एक ऐसा भी पार्टिसिपेंट है जिसके पास 10 करोड़ का चेक है, यानी उसे कोई भी डर नहीं है कि वो हारे या जीते। तो हमें इस पर गौर करना होगा कि वो प्लेयर जिसे हम एक्स मान सकते हैं वो हमारी टीम में ना आए, और इसके लिए मुझे कुछ ऐसे प्लेयर्स की जरूरत पड़ेगी जो मेरा पूरा कहना माने। तभी नाव पूछती है कि वो एक्स दिखता कैसा है, तो वो बताता है कि उस लड़की ने बताया था कि वो थोड़ा यंग सा दिखता है। तो इसके हिसाब से नाव कहती है हम दोनों के अलावा यहाँ पर 5 और लड़कियां हैं और एक बूढ़े अंकल, यानी कि हम कुल मिलाकर 8 प्लेयर्स हो जाएंगे, जिसमें वो प्लेयर एक्स कहीं भी नहीं आएगा। और नाव सभी को बुला कर ले आती है और शिनिची अपना पूरा प्लान बताता है। क्या होगा, क्या ये उस एक्स प्लेयर को पहचान पाएंगे या किसी और मुसीबत में पड़ जाएंगे। इस पार्ट को यहीं खत्म करते हैं और अगला पार्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा, जिसके लिए आपको सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबा के रखना। और आप यहाँ ऊपर क्लिक करके एक ऐसी स्टोरी चेक कर सकते हैं जहाँ कैसे एक रशियन लड़की एक लूजर बॉय से प्यार कर बैठी, और क्या होगा, क्या ये उनका प्यार पूरा हो पाएगा। तो जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करिए।